तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि जो मेरिट और अनमेरिट वाला जो जो हम पूछते हैं उनसे हमको क्या पता चल सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्स की। अगर कोई मेल है और वो आया है और उससे पूछे हम क्लिनिक पे कि आप आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, ये केस टेकिंग का ही पार्ट होता है। अभी उसने बोला कि हाँ सर हुई है। अभी हाँ हाँ बोलने पर मेल के केस में ये पूछना है कि कब हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना अपना भी वो ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन रखना है कि जो पर्टिकुलर पर्सन आया है उसकी शादी जो है कब हुई है। मतलब आपको ये देखते के साथ में देखने से पता चल जाएगा कि उसकी शादी जल्दी हुई है या बाद में हुई है। ये आपको देख के ऑब्जर्व करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी शादी लेट हुई है तो उनसे पूछना है कि आपकी शादी कब हुई है। तो वो बताएंगे कि लेट हुई है। अगर वो लेट बताते हैं तो उसके फिर कारण पूछने की क्यों लेट हुई है। तो अभी उसमें बहुत सारे प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे कि कई बार क्या होता है, लोग जो हैं कई बार शादी इसलिए लेट करते हैं कि वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो पाते, इसके कारण से भी लेट मैरिज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से हमको इनसिक्योरिटी की फीलिंग का पता चलता है कि इन्हें 35 प्लस में शादी किया और इनका ये कहना पड़ रहा था कि मैं इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं था इसलिए मैंने शादी नहीं किया। जब मैं सिक्योर हो गया तब मैंने जाकर के शादी किया। तो एक ये चीज़ हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे क्वेश्चन क्या आएगा। दूसरा ये हो सकता है कई बार कि अगर लेट मैरिज हुई है तो उसका जो लुक होता है पर्सन का वो बहुत अच्छा नहीं होता, उसके कारण से उसको लड़कियां नहीं मिलती है। एक ये भी कारण होता है कई बार लेट मैरिज होने का। तो ये आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसका लुक उतना अच्छा नहीं था, या ये कारण तो कहीं नहीं था कि इसकी बहुत लेट मैरिज हुई है। अच्छा दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है लुक को लेकर के, मैं आपको बताता हूँ। आप देखिएगा जितने कॉमेडियंस होते हैं आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो कॉमेडियन है उनका ना लुक बहुत अच्छा नहीं होता है। चाहे आप जॉनी लीवर देख लीजिए या आप राजू श्रीवास्तव थे, या और भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जितने भी कॉमेडियन हैं उनके लुक बहुत अच्छे नहीं होते। लेकिन और यही कारण है कि वो जो रहते हैं ना, वो उनको शुरू से बचपन से रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। देखिए अच्छे लुक वाले को हर जगह रिकॉग्निशन मिलता है, और जिसका लुक अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता है, जैसे महमूद था, आप देखेंगे कि अलग सा लुक था उसका। तो इन लोगों को बचपन से रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, और इसके कारण से ये मतलब रिकॉग्निशन का मतलब इनके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता है आसानी से। तो ये जब छोटे होते हैं, थोड़े अच्छे नहीं दिखने के कारण से अ, इनको हर जगह पे थोड़ा-सा नेग्लेक्ट किया जाता है। तो ये अटेंशन पाने के लिए ऐसी-ऐसी एक्टिविटी करते हैं, मिमिक्री करेंगे, या अटेंशन, उनकी जितनी भी जो कोशिश रहती है वो अटेंशन पाने की रहती है। इसी कारण से ये जो 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 मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, या जो लाफिंग वाले जो होते हैं, ये देखना आपको कि इनके बहुत अच्छे लुक नहीं दिखेंगे। एक प्रकार का ये भरपाई है अपने तरफ अटेंशन लाने के लिए। तो ये ठीक ठीक है ना। फिर से केस टेकिंग पे आते हैं। अगर लेट मैरिज होती है ना तो कुछ कास्ट में लेट, ये आपको आपके रीजन वाइज ध्यान रखना है कि लेट मैरिज क्यों हो रही है। कुछ कुछ पर्टिकुलर कास्ट में शादियां ही लेट होती हैं। तो ये आपको अपने जो क्लिनिक का एरिया है उसके हिसाब से ध्यान रखना है, तो उस चीज़ को फिर हम कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, अभी सेकंड आता है दोस्तों कि अगर जल्दी मैरिज हुई है, मेल है और उसकी जल्दी मैरिज हुई है, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, क्या संभावना बनती है। आपने सपोज कोई पेशेंट क्लिनिक पे आया और उससे पूछा कि आपकी शादी, या आपको लगा ऐसा कि ये 22 साल का लड़का है। आज के समय में 22 साल में शादी नहीं होती, 25 से लेके 30 के बीच में या 25 से के ऊपर ही लड़के लोग शादी करते हैं। लेकिन आपको दिखा गया 21 साल का लड़का है ये और इसने शादी किया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी लव मैरिज की। कई बार लव मैरिज में क्या होता है, वो या तो भाग के शादी कर लेते हैं, या अपना जो भी उनका मतलब रहता है कि मंदिर में शादी कर लिए कम उम्र के। तो एक लव मैरिज वाला एंगल वहाँ से हमको पकड़ में आ जाता है। इसमें भी आपको जातिगत वाला, कास्ट वाइज वाला ध्यान रखना है। कुछ ऐसी कास्ट होती है जहाँ पे कि जल्दी शादी हो जाती है, तो अगर ऐसा आपको मिलता है तो वहाँ पे उसको फिर वो नेग्लिजिबल रहेगा। सिमिलरली दोस्तों, महिलाएं अगर आती है तो आपको उनसे पूछना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड है। हालांकि महिलाओं, बहुत सारी महिलाओं में पता चल जाता है कि मंगलसूत्र और माथे के सिंदूर से कि मैरिड है या अनमैरिड। फिर भी पूछना है अगर आपको डाउट लगता है। कई बार नहीं दिख पाता ये चीज़। तो अगर मैरिज हुई है और आपको ऑब्जर्वेशन ऐसा लग रहा है कि इनकी जल्दी मैरिज हुई है, तो जल्दी क्यों ही है, फिर अगेन वहाँ पे एक लव मैरिज वाला एंगल या कास्ट वाला एंगल आ जाता है। अगर लेट हुई है तो क्यों लेट हुई है, जैसे आपको लगा सामने जो पेशेंट दिख रहा है इसकी एज जो है वो ज़्यादा है, मैरिज लेट हुई है, आप उससे पूछिए कि आपकी शादी लेट हुई थी क्या, क्यों लेट हुई थी, घर में कितनी बेटियां थी। कई बार क्या होता है, घर में अगर ज़्यादा है, 4 से 5 अगर लड़कियां हैं, तो भी सबसे जो छोटी लड़की उसकी शादी लेट होती है। यहाँ यहाँ पे हमको उसकी जो पारिवारिक परिस्थितियां वो समझ में आती है कि 5 लड़कियाँ थी, 4 की शादी हुई या 3 की शादी हुई, फिर पैसा नहीं रहता, तो फिर वो जो आखिरी जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनकी जो लड़कियाँ होती हैं, उनकी शादी लेट होती है। तो हमको यहाँ से एक अंदाज़ा लग जाता है कि 5 लड़कियाँ थी, या अब 5 लड़कियों में तो आप समझ सकते हैं रिसोर्सेज़ कम हो जाते हैं, तो
उतना प्यार मिल नहीं पाता है, तो वो एक थीम अलग हमको वहाँ से हिंट कर जाती है कि अभी इसमें क्या सोच सकते हैं मैटर। टाइटल स्टेटस के बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो केस टेकिंग के दौरान ऑक्यूपेशन का क्या रोल होता है। तो देखिए, अभी इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग-अलग सेगमेंट है। तो मैं सबसे पहले मेल की बात करता हूँ, एडल्ट मेल की, कि भई अभी उनकी उनसे क्या-क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और हमको केस टेकिंग में क्या पता चल सकता है। सपोज़ कोई व्यक्ति आता है और हम उससे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं? तो उसका आंसर होता है कि मैं जॉब करता हूँ। तो अगर उसका आंसर होता है जॉब करता है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या जॉब करते हैं? तो वो बोलेगा कि मतलब तो वो बोलेगा नहीं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो प्राइवेट जॉब में आप मतलब प्राइवेट जॉब में भी क्या होता है कि आप कंपनी में करते हैं या किसी दुकान या छोटे सेटअप में करते हैं। अगर उसने उसका आंसर रहता है कि मैं कंपनी में करता हूँ, तो आपके फिर टाइमिंग्स क्या हैं? तो उसके टाइमिंग के हिसाब से अब 12 घंटे अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, अगर उसने बताया कि नहीं सर मैं 12 घंटे जॉब करता हूँ, तो उसके लिए फैमिली के लिए और खुद को हेल्थ के लिए देने के लिए टाइम नहीं रह जाता। एक चीज़ ये होगी। दूसरा हो गया कि अगर वो किसी छोटी शॉप में काम करता है, छोटी शॉप जैसे कि कोई कपड़ा दुकान हो गई, कोई किराना दुकान हो गई, ऐसी छोटी शॉप की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एक सिंगल ओनर होता है और उतनी फ्रीडम नहीं होती है। टोटल उनको अगर वो 10 घंटे काम करता है छोटी शॉप में, तो उसको टोटल हमेशा मालिक के ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है, मालिक की बात सुनना पड़ता है। तो ऐसे केस में एक मैं जैसे मतलब ऐसे केस में क्या होता है कि वो जो कई बार जो बीमारियाँ आती है, उसमें डोमिनेशन वाला एक जो पक्ष है वो उसको उसके ऊपर पे ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि वो जो जॉब कर रहा है वो कब से कर रहा है। अगर वो प्राइवेट में कंपनी में कर रहा है या अपने किसी छोटी शॉप में कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि वो कब से कर रहा है और कितने बार उसने उस जॉब को स्विच करा है। तो इससे भी हमको पता चलता है उसका सैटिस्फैक्शन लेवल का। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं जो एक ही जॉब को कई सालों तक करते रहते हैं, तो मतलब ये इससे ये पता चलता है कि इनमें स्टेबिलिटी है, कंटेंट है। और कुछ ऐसे रहते हैं कि हर 4 महीने, 6 महीने में अपनी जॉब छोड़ते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो कितने एम्बिशियस भी हैं और रेस्टलेस भी हैं और सैटिस्फाइड नहीं है, डिसकंटेंट है। तो ये जॉब छोड़ने की फ्रीक्वेंसी से हमको ये अंदाज़ा लग जाता है कि आगे जो मेडिसिन है वो किस दिशा में जाने वाली है। आता है दोस्तों, कुछ लोग अगर आपके क्लिनिक पे आके पेशेंट बोलता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो क्या जॉब में हूँ? आप क्या करते हैं? आप आपका प्रोफाइल क्या होता है? आपके वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? और आपकी जॉब किस लोकेशन पे है? ज़्यादातर गवर्नमेंट वाले जॉब वालों के साथ में अक्सर ये होता है कि उनकी जॉब किसी शहर में रहती है और उनकी फैमिली कहीं और रहती है। तो फिर वो वहाँ से अप डाउन करते हैं, कैसे करते हैं? फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, ये चीज़ हमको पता चलती है। और आता है, ये रेयर मिलेगा लेकिन आता ज़रूर है कि हम पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो पेशेंट सीधे बोल देता है कि हम कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा मिडिल एज का पर्सन है और कुछ नहीं करता है, तो आपको ये पूछना चाहिए उससे कि फिर आपका जो जीवन यापन है, जो वो कैसे होता है, आप कैसे करते हैं? ये नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए और जो नेक्स्ट उसका जो आंसर रहेगा उसी के हिसाब से उसका क्वेश्चन का मतलब फिर आगे का क्वेश्चन बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पेशेंट बोलता है कि नहीं सर मैं कुछ नहीं करता, तो मैं जनरली पूछता हूँ फिर आप दिन भर क्या करते हैं? तो अगर क्वेश्चन पेशेंट का अगर आंसर आता है कि नहीं सर कुछ नहीं, घर पे करता हूँ, तो मैं अगेन फिर पूछता हूँ कि नहीं कुछ तो करते होंगे ना? नहीं, नहीं बोले सर कुछ नहीं करता। फिर वो धीरे से बताता है, नहीं सर वो क्या है कि वाइफ जॉब में है, तो मैं जो है कि इधर इधर छोटा-मोटा अपना कुछ काम कर लेता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी इसमें एक और पक्ष आता है। अगर पेशेंट बोलता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि वो डिसएबिलिटी के कारण से कुछ तो नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो है, वो कर ही नहीं पाता बीमारी के कारण से कुछ, तो वो उस सीधे से आंसर देता है पेशेंट हमको कि नहीं सर मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीमारी मुझे करने नहीं देती है। तो ये चीज़ हमको वहाँ से निकल के आ जाती है कि नहीं ये करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। मतलब हमको ये पता चलता है कि वो कितना हेल्पलेस है, कि वो अपना काम तो करना चाहता है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इलनेस। तो ये चीज़ हमको केस टेकिंग के दौरान पता चल जाती है। दोस्तों, मैं इस चीज़ पे इन सब चीज़ों पे इसलिए इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जैसे कुछ मेरे जो दोस्त लोग हैं या जो होम्योपैथी करना चाहते हैं या जो नई-नई होम्योपैथी करते हैं, तो उन लोगों के अक्सर क्वेश्चन रहते हैं, सर आप रूब्रिक्स कैसे निकालते हो? आप सर मेडिसिन कैसे निकालते हो? तो मेडिसिन और रूब्रिक्स अगर निकालना है तो उसके लिए कोई अलग से तरीका नहीं होता, कोई अलग से मटेरिया मेडिका नहीं आती है। आपकी जितनी अच्छी केस टेकिंग रहेगी, आप उतनी आसानी से मेडिसिन निकाल पाएँगे। इसी में बताता हूँ कि मेरे पास बहुत पहले एक केस आया था। उसमें क्या था कि जो वाइफ़ थी वो जॉब में थी और अच्छी जॉब में थी। और जो हस्बैंड था, वो छोटी जॉब में था। अभी ये मैंने जो केस सॉल्व ही इस ऑक्यूपेशन वाले बेस के ऊपर किया था कि वाइफ़ मेरे पास पहले से इलाज करा रही थी, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं इलाज करा रहा था। तो वाइफ़ ने जब वाइफ़ ठीक हो गई तो उसने अपने हस्बैंड को लेकर के आई। तो मैंने पूछा ये क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला, पहले तो बहुत देर मतलब टाल-मटोल करते रहे, फिर बोले सर मैं कंपनी में जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि वाइफ़ की जॉब अच्छी थी और ये जो है ये ईगो पाल के बैठा है कि मैं इसके सामने छोटा वो ना हूँ करके। और
कुछ ऐसे और लक्षण लिए, कुछ थोड़ा-सा मेरे को ऐसा लगा ईगोटिज़्म एक लगा, और ये लगा कि अपने आप को इन्फीरियर फ़ील करता है वाइफ़ के सामने में। तो मैंने उसको प्लैटिना दिया था, उसको पेन था, नेक पेन की प्रॉब्लम थी। यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बोलता था कि मैं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भी अगर चलता हूँ या कुछ काम करता हूँ 1 डेढ़ घंटा, तो मेरे को नेक में पेन होने लगता है। तो ये वाला जो केस मैंने क्रैक किया था, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन किया हुआ था, कि अगर मुझे वाइफ़ का ऑक्यूपेशन मालूम था कि ये अच्छी पोस्ट पे है, और हस्बैंड का मालूम था अब ये बहुत छोटी पोस्ट पे है, तो कई बार ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना और उसको ना मानना, प्लेटिना। तो ये चीज़ें ऐसे करके केस सॉल्व होते हैं, अलग से कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट दोस्तों आती है महिलाएं। तो महिलाओं से यही सेम क्वेश्चन पूछना है कि आप क्या करते हैं। अगर आपको दिख भी रहा है कि सिंपल हाउसवाइफ है, तो भी पूछना है आपको आप क्या करते हैं। तो अगर उनका उत्तर रहता है कि नहीं मैं घर पे रहती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहना चाहिए इसके अलावा क्या करते हैं आप। तो वो बोले कि नहीं नहीं सर मैं कुछ नहीं करती, या थोड़ा बहुत कढ़ाई बुनाई सिलाई। अब यहाँ से हमको ये पता चलता है कि ये जो इंडस्ट्रियस है महिला, देखिए घर के काम के साथ साथ में भी थोड़ा बहुत काम करना, तो ये उसके एक नेचर को दिखाता है कि थोड़ा मतलब एक एक्टिव है, एक्टिवनेस को दिखाता है कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, या नहीं है, वो खुद भी थोड़ा बहुत कमाना चाहती है या कंट्रीब्यूट करती है, या हम उसको बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है, थोड़ी एक्टिव है, थोड़ी इंटेलिजेंट है। तो ये एक चीज़ें पता चल जाती है कि अगर हाउसवाइफ है और थोड़ा बहुत अपने घर का काम कर रही है, अपना खर्चा निकाल रही है, या टाइम पास मतलब अपने सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी, इससे ये हमको पता चल जाता है। दूसरा होता है अगर महिलाएं बोलती है कि नहीं मैं जॉब करती हूँ, तो अगेन सेम के सेम क्वेश्चन आ जाएंगे कि आप कब से जॉब कर रहे हैं, शादी के पहले से कर रहे हैं या शादी के बाद से कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि शादी के पहले तो महिलाएं जॉब करती है और शादी के बाद उनको जॉब छुड़वा दिया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ कि आपकी इच्छा थी ना जॉब करने की पहले से, और उनकी आंखों में देख के समझ में आ जाता है, उनके हाव देख करके समझ में आ जाता है कि एक प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट है कि मायके में तो ये जॉब करती थी, ससुराल में आने के बाद में जॉब छुड़वा दी गई। और ये चीज़ का गिल्ट कई बार रह जाता है जो महत्वाकांक्षी लोग रहते हैं उन लोगों को। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन में समझ में आएगा कि आप शादी के पहले जॉब करते थे और बाद में क्यों छोड़े करके, ये भी पूछना पड़ता है। तो फिर कुछ महिलाएं ऐसा टालने की कोशिश करती कि नहीं फिर शादी के बाद बच्चे हो गए, और इस टाइप से चीज़ें भी हो सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है उनकी बातों से कि सब कुछ नेचुरल है, ऑब्वियस है, तो वहाँ पे आपको केस में कुछ ऐसा ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उनकी आँखों में अभी भी दर्द है कि वो जॉब क्यों छोड़ी, तो आपको वहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेट करना है, या और फर्दर बातें करनी पड़ेगी आपको, तब जाके समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम थी। दूसरा, जो महिलाएं जॉब करती हैं शादी के बाद में भी कर रही हैं, तो उनसे पूछना है कि फिर आप घर का कैसा करते हैं, मतलब फिर बच्चों का भी देखना है आपको, घर का भी देखना है, कैसे संभालते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं, अपने आराम के लिए कैसे समय निकालते हैं। जब आप ये चीज़ बातें करते हैं ना इस प्रकार की, तो पेशेंट से एक इंटरेक्शन भी होता है आपका, और आपको समझ पर्सनैलिटी समझ में आने लगती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑन द बेस ओनली इन सब के बेस पे आप मेडिसिन सिलेक्ट करना, हमको मेडिसिन तो टोटलिटी के बेस पे ही सिलेक्ट करना है, लेकिन कोर तक पहुँचना है तो हमको उसकी इनर पर्सनैलिटी तक जाना पड़ेगा। इनर पर्सनैलिटी तक जाने के लिए हमको ये सब चीज़ें से पूछना पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट कंसल्टेशन में हमको ये सब की जो केस टेकिंग है, इसी के द्वारा हमको अंदर तक का पता चल पाता है। अब जैसे कोई महिला है और वो, फॉर एग्जांपल एक अच्छा बता दे रहा हूँ, कोई महिला है जो घर का भी कर ले रही है, बाहर का भी कर ले रही है, बच्चों का भी है कर ले रही है, रिश्तेदारों का भी कर ले रही है, तो ये इससे हमको ये पता चलता है कि वो जो है ना, वो उसमें बहुत अच्छा सेंस ऑफ ड्यूटी का है, केयरफुलनेस है, फुल ऑफ डोमेस्टिक ड्यूटी, सीपीआर टाइप बता रहा हूँ मैं, डांसिंग एमिलिरेशन। खैर मेडिसिन की चर्चा बाद में करेंगे। तो ये इस प्रकार से हमको जो पेशेंट है उसका पूरा नेचर धीरे धीरे पता चलने लगता है, और सब हमको जो ये जो इन सब के थ्रू जो पता चलता है ना, ये बिल्कुल एक्चुअल होता है, क्योंकि इसमें पेशेंट को नहीं लगता कि हमको डिजीज के बारे में पूछ रहे हैं, हम तो जनरल उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, जनरल बिल्कुल जनरल स्वभाव जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं बच्चे। बच्चों से भी मैं पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं, और ये भी बहुत जरूरी है। पुरुषों से भी पूछना है, महिलाओं से भी पूछना है, बच्चों से भी पूछना है। बच्चे, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, 10 साल के पहले, 10-15 साल के पहले, उन बच्चों से भी आपको पूछना है कि आप क्या करते हो। मैं छोटे जो 5 साल के बच्चे आते हैं उनसे, 10 साल के बच्चे भी आते हैं उनसे, 5-10 साल के जो रहते हैं उनसे भी पूछता हूँ। तो क्या होता है, वो क्या बताते हैं, ऐसे मम्मी की तरफ देखने लगेंगे। आप अगर मैंने क्वेश्चन किया बच्चे आप क्या करते हो, तो वो मम्मी की तरफ देखने लगेंगे, पापा की तरफ देखने लगेंगे। इससे उनके इंटेलिजेंस लेवल का पता चलता है। और मैंने देखा जो सोडिक पर्सन से सल्फर हो गया, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, ये सल्फर की स्पेशली बात कर रहा हूँ, वो बच्चा सीधे आके बोल देगा सर आई एम सो एंड सो स्कूल एंड सो स्टैंडर्ड। तो यहाँ से ही चीज़ें पता चल जाती है कि कितना एक्टिव है। अगर उन्हें इधर देखा उधर देखा या मम्मी पापा की तरफ देखा, तो वहाँ से हम हल्का सा समझ में आ जाता है कि कहीं डोमिनेशन वाला हो सकता है, मम्मी पापा तेज हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, देखो चीज़ें बहुत सारी हो सकती है।
ये सब जो मेरा बताने का उद्देश्य ये कि प्रोबेबिलिटी आप क्वेश्चन करते जाइए, आपको वहाँ से क्वेश्चन और क्वेश्चन मिलेंगे और उसके आंसर भी मिलते चलेंगे और आप सिचुएशन को रीड करते चल रहे हो कि क्या सिचुएशन चल रही है।